हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इतिहास शब्द ग्रीक यानी कि यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरिया से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है खोज या फिर छानबीन करना। यदि इसकी डिफिनेशन या फिर परिभाषा के ऊपर हम चर्चा करें तो इतिहास का संबंध अतीत की उन घटनाओं से है जिनका हमारे पास लिखित एवं प्रमाणिक तिथियां उपलब्ध हैं। एक ग्रीक विद्वान थे जिनका नाम था हेरोडोटस। उन्होंने इतिहास की प्रथम पुस्तक हिस्टोरिका का रचना किए थे। इस वजह से हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। और इतिहास की जानकारी के स्रोत के विषय में अगर हम चर्चा करें तो जनरली हमारे पास तीन स्रोत हैं जिसके माध्यम से हम इतिहास को जान सकते हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। अब इन स्रोतों के विषय में हम जो है पिछले क्लास में चर्चा कर चुके थे। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो अध्ययन की दृष्टि से भारतीय इतिहास को हम लोग जो है तीन प्रकार में बांटते हैं। पहला प्रकार आपका प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास की कहानी हमारा मानव के आगमन से शुरू होती है और ये 8वीं शताब्दी तक चलती है। जबकि मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वो भारत में अरबी आक्रमण से शुरू होता है। मोहम्मद बिन कासिम जब 712 एडी में भारत के ऊपर आक्रमण करता है, उस समय से हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू हो जाता है। और जब प्लासी का युद्ध होती है 1757 ईस्वी में, उस समय तक ये आपका चलता है। इसके बाद आपका जो है आधुनिक भारत का इतिहास आ जाता है, जिसकी कहानी आपका 15 अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद होती है उस समय तक चलती है। लेकिन कई सारे पुस्तकों में और इतिहासकारों ने ऐसा माना है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई उस समय तक की घटनाओं को, यानी कि 1964 तक की घटनाओं को हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सबके विषय में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, जिसमें लगभग आपका 8 से 9 यूनिट है। डिटेल्स में चर्चा करेंगे, पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सभी के बीच वो सारे कंटेंट को लेकर के आता हूँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होती है। चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे आदि एग्जामों में, तो सारे एग्जामों के लिए आपका कॉम्पेटेबल होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे, पीवाईक्यू भी करेंगे, मेंस का क्वेश्चन आंसर भी करेंगे दोस्तों। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास में प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो इससे हम लोग जनरली अध्ययन की सुविधा के लिए तीन पार्ट में बांटते हैं। जब शुरुआती दौर में लोग पत्थरों का ही इस्तेमाल किया करते थे, यानी कि स्टोन एज, पाषाण युगीन सभ्यता। फिर जब उन्होंने पत्थरों के साथ साथ जो है कांसे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, कॉपर, तांबा, तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्रॉन्ज एज। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो है लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसे हम लोग बोलते हैं आयरन एज। अब पाषाण युगीन सभ्यता को भी हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं। पहला आपका पुरा पाषाण काल, दूसरा आपका मध्य पाषाण काल और तीसरा आपका नवपाषाण काल। यहाँ से आपके एग्जाम में एक छोटी सी प्रश्न बनती है ड्यूरेशन को लेकर के कि पूरा पाषाण काल का ड्यूरेशन कब से कब तक है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे नोट डाउन भी आप लोग कर लें कि पूरा पाषाण काल की ड्यूरेशन जो आपकी है वो 5 लाख से लेकर के 10,000 बीसी, यानी कि 5 लाख से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल की ड्यूरेशन 10,000 से 6,000 बीसी तक और नवपाषाण काल का 6,000 से 1,000 बीसी तक की है। पुरा पाषाण काल को बेहतर तरीके से अध्ययन करने के लिए हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं। पहला निम्न पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पुरा पाषाण काल और फिर उच्च पुरा पाषाण काल। यहाँ से हमारे एग्जाम में जो पीवाईक्यू बने हैं दोस्तों अलग अलग एग्जामों में, वो इस प्रकार से हैं, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियारों जो है वो किस से बनाए जाते थे। तो प्रागैतिहासिक काल यानी कि पत्थरों का इस्तेमाल हुआ होगा, क्योंकि स्टोन एज ही था। शुरुआती दौर में तो पत्थरों का लोग इस्तेमाल किया करते थे। तो हमारे पास अगर कॉमन सेंस भी है तो इसके डायरेक्टली हम एग्जाम में आंसर दे सकते थे, यहाँ पे अगर ऑप्शन होने के बावजूद भी, कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में कि प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका से प्राप्त हुआ है चित्रकला के साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य या फिर आभूषण के साक्ष्य। तो थोड़ा बहुत भी आप लोग अगर इतिहास के नॉलेज रखे होंगे तो आप सबको पता होगा केव पेंटिंग के बारे में, जो कि भीमबेटका इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकला के साक्ष्य। ठीक है, पर ऐसे कई सारे प्रश्न बनते हैं, पर इसके विषय में हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग टॉपिक के विषय में चर्चा करते हैं। ठीक है, और डिटेल्स में पहले टॉपिक क्लियर कर लेंगे, फिर हम लोग पीवाईक्यू के ऊपर चलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए पहले टॉपिक शुरू करते हैं पाषाण काल से। हम लोग पाषाण काल का टॉपिक, हाँ मिल गया, पाषाण काल। ठीक है ना। तो इसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं और प्रागैतिहासिक काल में भी कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। यहाँ पे हमारे पास जो भी जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक साक्ष्य केवल मिलती है, जैसे पत्थर, इनसे बने औजार जितने भी हैं उनसे हम जो जानकारी प्राप्त कर पाते हैं वो पाषाण युगीन सभ्यता के अंतर्गत आता है। पल्लवरम पहला ऐसा साइट है जहाँ पे रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा
1863 ईस्वी में पुरापाषाणकालीन उपकरण का खोज किया गया था। ठीक है, और यह काल मानव सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है। और इस काल को भी हम लोग जो है अध्ययन की सुविधा के लिए 3 पार्ट में बांटते हैं, जैसे कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण को अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो इसे हम लोग पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। मध्यपाषाण काल को हम लोग मेजोलिथिक एज और नवपाषाण काल को नियोलिथिक एज बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पुरापाषाण काल के विषय में। तो पुरापाषाण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। तो पैलियोस का मतलब होता है प्राचीन और लिथोस यानी कि लिथिक का मतलब होता है पत्थर। तो जब हम पत्थरों का यानी कि पुराने पत्थरों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो उस युग को हम लोग पुरापाषाणिक युग या फिर पुरापाषाणिक सभ्यता कहते हैं। और यह काल जो है वो आखेटक काल था, यानी कि खाद्य संग्रह का काल था ये। अभी तक भारत में पुरापाषाणकालीन मनुष्य के अवशेष हमें नहीं मिले हैं। हमें जो भी अवशेष मिले हैं वो केवल पत्थर के उपकरण मिले हैं। ठीक है, प्राप्त उपकरणों के आधार पर हम यह अनुमान लगाते हैं कि ये 2,50,000 ईसा पूर्व के होंगे। ठीक है, और हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थल पर खुदाई किया गया, तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि मनुष्य की उपस्थिति लगभग 14 लाख वर्ष पुरानी है। ठीक है, गोल पत्थरों से बनाए गए प्रस्तर उपकरण भी देखने को मिली है, और ये विशेषकर सोन नदी घाटी में मिले हैं। आगे यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका में मिली है पर्वत की गुफाएं, और हमारे पास कई सारे शिलाश्रय भी हैं जो कि पुरापाषाणकालीन ही हैं। और इस समय के मनुष्यों का जीवन जो था वो पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। वो शिकार व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करते थे, पशुओं को मारा करते थे और उसी से अनाज ग्रहण किया करते थे। ठीक है, वे अग्नि से अनभिज्ञ थे। उनको अग्नि के विषय में यानी कि पुरापाषाण काल के जो लोग थे वो आग के विषय में कोई जानकारी नहीं रखते थे, और इस समय के जो लोग थे उसे निग्रेटो जाति कहा जाता था। भारत में पुरापाषाण युग को औजार प्रौद्योगिकी का युग माना जाता है, और इसकी सुविधा के लिए हम इसे 3 पार्ट में बांटते हैं, इनके औजारों को, इनके टेक्निक की वजह से। पहला पार्ट बांटते हैं निम्न पुरापाषाण काल, जिसका बहुत ज़्यादा समय तक ड्यूरेशन रहता है। फिर मध्य पाषाण काल, और फिर आता है आपका उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल के विषय में बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अधिकतम अगर ड्यूरेशन देखें तो निम्न पुरापाषाण काल का ही है। ये सभ्यता विशेष करके नदी घाटियों के आसपास फैली हुई थी, क्योंकि प्रारंभ में पुरुष जल स्रोतों के पास रहना इसलिए पसंद करते थे क्योंकि पत्थर के हथियार यानी कि उपकरण मुख्य रूप से नदी घाटियों के आसपास उन्हें आसानी से मिल जाते थे। ठीक है, मुख्य रूप से इस समय के अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप और अफ्रीका में ये निम्न पुरापाषाणकालीन जो लोग थे वो फैले हुए थे, है ना। ये विशेष करके खानाबदोश जीवन शैली था इनका, कभी आज यहाँ तो कल वहाँ, इस प्रकार से भटकते रहते थे। शिकार व भोजन संग्रह करता थे ये लोग। निएंडरथल जैसे पैलेंथ्रोपिक पुरुषों का योगदान यानी कि होमोनिड मानवनुमा विकास का तीसरा चरण माना जाता है आपका निम्न पुरापाषाण काल को। ठीक है, सबसे पुराने निम्न पुरापाषाण स्थलों में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र का बोरी है, जिसका खोज किया गया हाल ही में। ठीक है ना। उपकरण अगर देखा जाए तो चूना पत्थर से बने हाथ के कुल्हाड़ी, चॉपर और क्लीवर, खुरदरी और भारी मात्रा में मिली है यहाँ पे। ठीक है, पहले पाषाण औजारों के निर्माण को ओल्ड वन परंपरा के रूप में हम जानते थे। आगे बात करते हैं मध्य पुरापाषाण काल के विषय में। तो मध्य पुरापाषाण काल की अगर हम विशेषताओं के ऊपर चर्चा करें तो यह मुख्य रूप से मनुष्य के प्रारंभिक रूप निएंडरथल से जुड़ा हुआ है। तो मध्य पुरापाषाण काल से किससे जुड़ा हुआ है, तो निएंडरथल से जुड़ा हुआ है। आग के उपयोग की साक्ष्य यहाँ पे हमें मिली है। मध्य पुरापाषाण काल में हमें आग की साक्ष्य यानी कि अग्नि का साक्ष्य मिला है। मध्य पुरापाषाण काल का मनुष्य मेहतर मतलब बेहतर थे, लेकिन शिकार और संग्राहक के बहुत कम साक्ष्य मिले यहाँ पे। दफनाने से पहले मृतकों को चित्रित किया जाता था। उपकरण यहाँ पे छोटे होने लगे, पतले होने लगे और हल्के प्रकार के उपकरण बनाए जाने लगे। मुख्य रूप से इनका जो साइट था वो आपका बोर है। आगे यदि हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे खोजे गए पत्थरों में बहुत सारे छोटे पत्थर मिले हैं, और इसे सूक्ष्म पाषाण भी हम कह सकते हैं। ठीक है, मध्य भारत व राजस्थान में कई जगहों पर टूल फैक्ट्रियाँ पाई गई हैं। ठीक है, टूल यानी कि टूल्स, औजारों के बनाने की फैक्ट्रियाँ। इस युग की अधिकांश विशेषता निम्न पुरापाषाण काल के समान ही है, यानी कि मध्य पुरापाषाण काल की बहुत सारी विशेषताएं जो है वो निम्न पुरापाषाण काल से मिलती जुलती है। और इसके जो प्रमुख साक्ष्य हैं आपके वो उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से मिला है, राजस्थान के लूनी घाटी से, सोन और नर्मदा नदियों से मिली है, भीमबेटका से मिला है, तुंगभद्रा नदी से मिली है, सिंधु और झेलम के बीच वाला जो पोटवार पठार है वहाँ से, और पेशावर जो कि पाकिस्तान के पास है वहाँ पे संघो गुफा है, वहाँ से भी हमें मध्य पुरापाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। अब यदि हम बात करें उच्च पुरापाषाण कालीन के बारे में तो यहाँ पे इसकी जो विशेषता है वो होमो सेपियंस की उपस्थिति यहाँ पे होने शुरू हो जाती है। आज के जो मानव प्रजाति हैं इस प्रकार की प्रजातियाँ जो है वो आपका उच्च पुरापाषाण में आपको देखने को मिलता है।
कला और रीति रिवाजों को दर्शाने वाली मूर्तियां यहाँ पे मिलना शुरू होती है व अन्य कई सारे कलाकृतियां भी यहाँ पे हमें अत्यधिक मात्रा में मिलती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 40 से अधिक स्थलों पर शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं। ठीक है, मतलब कि उनके छिलके मिले हैं। और ऊंचाई पर और उत्तरी अक्षांशों में अत्यधिक ठंडी और शुष्क जलवायु में ये निवास किया करते थे। उत्तर पश्चिम भारत में मरुस्थल का व्यापक निर्माण होने लगा इसी समय, और पश्चिम भारत के जल अपवाह तंत्र लगभग खत्म होने लगे और नदी के जलमार्ग पश्चिम की ओर स्थानांतरित होना शुरू हो गया था आपका उच्चपुरा पाषाण काल में। अब इस समय के कुछ प्रमुख स्थल हैं दोस्तों, जैसे कि संघाव केव हो गया आपका, रिवात हो गया आपका, पाबी हिल हो गया, दीना जलालपुर हो गया आपका, कटौती हो गया आपका, मासूल हो गया आपका, डिडवाना हो गया आपका, सिंघी तालो हो गया, कालपी हो गया, ठीक है, अर्जुन हो गया आपका, पातपारा और बामपुरी वन हो गया आपका। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख स्थल हैं। जैसे ईसामपुर हो गया आपका दक्षिण भारत में, और इसके अलावा आपका अतिरमपक्कम हो गया आपका, ज्वालालमपुर हो गया आपका, बोरी हो गया आपका, कालदेवन हिल हो गया आपका, मारगांव हो गया आपका, उमरेथी हो गया आपका, हथनौरा हो गया आपका, यहाँ पे धांसी हो गया, भीमबेटका हो गया। ठीक है, ये सारे बहुत ही प्रमुख स्थल हैं आपका पुरा पाषाण काल के। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में, जिसे मेसोलिथिक एज कहते हैं। मेसो यानी कि मध्य और लिथिक मतलब पाषाण। तो मध्य पाषाण युग के विषय में अगर बात करें तो यह हालोसीन युग से संबंधित है, और पैलोलिथिक और नवपाषाण काल के बीच का ही संक्रमण काल माना जाता है। पैलियोलिथिक यानी कि पुरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के ये बीच का ड्यूरेशन है दोस्तों। इसकी विशेषता अगर देखें मध्य पाषाण काल की, तो गर्मियों में भारी वर्षा और सर्दियों में मध्य वर्षा वाली गर्म जलवायु में निवास करते थे। शुरू में शिकारी व संग्रहकर्ता थे, लेकिन बाद में ये लोग जो है पशु पालना शुरू कर दिए और खेती करना भी शुरू कर दिए। साथ ही साथ आदिम खेती ये लोग करते थे, और बागवानी की भी शुरुआत इस समय से हो गई थी। पालतू बनाना शुरू कर दिए थे पशुओं को, जैसे कि कुत्ता पहला पशु है जिसे इन्होंने पालतू बनाया। भेड़ व बकरियां सबसे आम हो गए तो उसमें पालतू जानवर के रूप में। और लोग गुफाओं के साथ साथ खुले मैदानों में रहना शुरू कर दिए थे, और अस्थायी बस्तियों यानी कि अर्ध प्रकार के, पूर्ण रूप से तो नहीं, अर्ध प्रकार के अस्थायी बस्तियों में निवास करना शुरू कर दिए थे। पूर्ण रूप से जो है आपका बस्तियों का निवास स्थल जो है वो आपका नवपाषाण काल से शुरू होगा, और लोग जो है वो परलोक यानी कि भगवान के ऊपर विश्वास करना भी शुरू कर दिए थे। और यही कारण था कि मृतकों को खाद्य पदार्थों व अन्य सामानों के साथ दफनाया करते थे। लोग जानवरों की खाल का कपड़ा पहनते थे, और इस अवधि में गंगा के मैदान का पहला मानव उपनिवेश स्थापित हुआ था। यानी कि मध्य पाषाण काल में जो पहला मानव का जो विकास के चरण शुरू होती है वो गंगा के मैदानों से ही शुरू होती है। अंतिम चरण में इन्होंने क्या किया, तो खेती करना शुरू कर दिया। इस समय के औजारों के ऊपर बात करें तो ज्यामितीय व गैर ज्यामितीय आकार के इनके औजार हुआ करते थे, जैसे कि कैलेस्डिनी, जिसे चर्ट कहा गया है। और ये औजारें आपका मिश्रित प्रकार के भी थी, जैसे कि भाला, तीर, दरांती। और ये औजार छोटे जानवरों व पक्षियों का शिकार करने के लिए बनाए जाते थे। चित्र के भी बहुत ज़्यादा वो लोग शौकीन थे, कला प्रेमी व इतिहास में रॉक कला व शैल चित्रकला की स्थापना उन्होंने किया। भारत में पहली शैल चित्र के विषय में अगर बात करें तो 1867 ईस्वी में हमें मिला है उत्तर प्रदेश के सोहागी घाट में। इनकी विषय वस्तु क्या थी, तो जंगली जानवर व शिकार के दृश्य बनाते थे। नृत्य, नाचने की जो कला है उसको भी वहाँ पे चित्रित किए हैं, और भोजन संग्रह की भी जानकारी हमें जो है इन चित्रकला में देखने को मिलती है। चित्रकला में ज़्यादातर जो है लाल, गेरू, लेकिन कभी कभी नीले, हरा, पीले व सफ़ेद रंगों का भी इस्तेमाल किया गया है। सांपों का कोई भी चित्रण नहीं देखने को मिला हमें। भीमबेटका शैल चित्र धार्मिक प्रथाओं के विकास के बारे में एक अंदाजा देते हैं, और लिंग के आधार पर श्रम विभाजन को भी दर्शाता है भीमबेटका चित्रकला। पुरुषों को शिकार करते हुए दिखाया गया है, जबकि महिलाओं को संग्रहण करते हुए खाना बनाते हुए दिखाया गया है आपका भीमबेटका चित्रकला में। इस समय के महत्वपूर्ण स्थल को देखें तो राजस्थान का बागोर भारत में सबसे बड़ा व सबसे अच्छे तरह से परिलेखित मध्य पाषाण कालीन स्थलों में से एक माना जाता है बागोर को। बागोर के विषय में अगर बात करें तो पशुओं को पालतू बनाने का सबसे पहला प्रमाण हमें जो है बागोर से ही मिलती है। अगला बात करते हैं महादहा और दमदमा व सराय नहर राय के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से मानव के कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। महादहा में एक पुरुष व एक महिला को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। एक कब्रगाह में कब्र देवता के रूप में एक हाथी दांत का पेंडेंट पाया गया है। और भारत में मध्य पाषाणकालीन शैल चित्रकला के विषय में अगर बात करें तो सबसे पहला आपका आता है भीमबेटका की गुफा, खरवार, जौरा और कठोतिया, जो कि मध्य प्रदेश में है। साथ ही सुंदरगढ़ हो गया आपका, संबलपुर हो गया, एजुथु गुहा हो गया। ये कुछ प्रमुख जो है मध्य पाषाण काल के शैल चित्रकारी स्थल है।
अगला है लंघनाज। लंघनाज जो है गुजरात में है। और अगला है आपका एक पश्चिम बंगाल में बिरहानपुर, जिसे बिरहानपुर कहा जाता है। लंघनाज के विषय में अगर बात करें तो जंगली जानवरों यानी कि गैंडा, काला हिरन आदि की हड्डियां वहाँ से मिली है। कई मानव कंकाल भी मिले हैं और बड़ी संख्या में सूक्ष्म पाषाण औजार भी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। कुछ प्रमुख स्थलों के ऊपर बात करें तो राजस्थान के कुछ कौन कौन से हैं हमारे पास मध्य पाषाण काल के स्थल, तो पहला तिलवारा, दूसरा बागौर, गुजरात में आपका लंघनाज, महाराष्ट्र में आपका पाटनी और आपका हाथाम्बे, फिर आपका आता है यहाँ पे संगनकल्लू जो कि कर्नाटक में है आपका, आंध्र प्रदेश में आपका गौरीगुंडम है आपका, ठीक है, मध्य प्रदेश में आपका पंचमढ़ी है और भीमबेटका है। ये कुछ प्रमुख जो है आपका मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। अब बात करते हैं नवपाषाण काल के बारे में। तो साधारणतः इस काल की अवधि जो मानी जाती है वो 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। नवपाषाण काल को हम लोग नियोलिथिक एज कहते हैं। नियो यानी कि नवीन और लिथोस यानी कि पत्थर, मतलब कि नए प्रकार के औजारों का इस्तेमाल, यहाँ पे पत्थरों का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसकी विशेषताओं के ऊपर अगर बात करें तो होलोसीन भूवैज्ञानिक युग के अंतर्गत ये आता है। नियोलिथिक क्रांति यानी कि वी गार्डन चाइल्ड के द्वारा इसे जो है नवपाषाण क्रांति माना जाता है इस सभ्यता को, क्योंकि इसने मनुष्य के सामाजिक व आर्थिक जीवन में कई सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा है। यहाँ पे आदमी खाद्य संग्रहकर्ता से खाद्य उत्पादन बन गया। यहाँ पे पहले के लोग क्या करते थे, तो खाद्य को खाने को संग्रह करते थे, लेकिन नवपाषाण काल में देखने को मिलता है कि भोजन उत्पादन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। मेहरगढ़ हमारा पहला कृषि बस्ती माना जाता है। लिंग व उम्र के आधार पर श्रम का विभाजन होना शुरू हो गया था नवपाषाण काल में। उपकरण व हथियारों के क्षेत्र में अगर बात करें तो परिष्कृत व घिसे हुए पाषाण हथियार मिलने लगे यहाँ पे, चिकने प्रकार के। उत्तर पश्चिम में जैसे घुमावदार धार वाली आयताकार कुल्हाड़ियाँ मिली है, जबकि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अगर देखें तो आयताकार हत्थे व कभी कभी कंधे वाले कुदाल के साथ पॉलिश पत्थर की कुल्हाड़ियाँ मिली है। और दक्षिण में अगर देखा जाए तो अंडाकार सिरों व नुकीले हत्थे वाले कुल्हाड़ी मिली है। कृषि के क्षेत्र में अगर देखें तो रागी, चना जिसे कुल्थी भी कहा गया है, और फल, ऐसे सारे चीज़ें उगाने के भी प्रमाण मिले हमें नवपाषाण काल में। साथ ही पालतू पशु भेड़ व बकरियों भी पाले गए इस समय। मृदभान के क्षेत्र में अगर देखें तो पहले हाथ से बने मृदभान देखे गए और फुट व्हील का इस्तेमाल भी देखा गया यहाँ पे। धूसर मृदभान और पोलेदार काले मृदभान का भी शामिल यहाँ पे देखने को मिला है। आवास के क्षेत्र में देखें तो लोग मिट्टी व घास फूस से बने आयताकार या फिर कई जगह पे गोलाकार घरों का भी हमें जानकारी मिलती है यहाँ पे। और उस समय के मनुष्य जो है वो नाव बनाना व कपास व ऊन के कपड़े बनाना शुरू कर दिए थे। मुख्य रूप से पहाड़ी नदियों, घाटियों व शैल आश्रयों व पहाड़ी ढलानों में ये बसते थे, ठीक है। तो इनका मुख्य आवास स्थल कौन सा था, तो पहाड़ी नदियाँ घाटियाँ था, शैल पत्थरों के गुफाओं में ये लोग रहते थे। महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थलों के विषय में अगर बात करें तो कोल्डिहवा जो कि आपका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के दक्षिण में स्थित है। ये अपरिष्कृत हस्तनिर्मित मृदभांडों के साथ गोलाकार झोपड़ियों का प्रमाण देता है। दूसरा आपका महागारा, महागारा जो है विश्व में चावल की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण देता है, ठीक है। मेहरगढ़ जो कि आपका जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, सबसे पुराना नवपाषाणकालीन स्थल है जहां लोग धूप में सुखाए गए ईंटों से बने घरों में रहते थे और कपास व गेहूं जैसी फसलों का उपयोग करते थे, यानी कि उसका खेती क्या करते थे। कश्मीर का बुर्ज होम, यहाँ पे हमें घरेलू कुत्तों को उनके मालिक के साथ उनके कब्रों में दफनाने का साक्ष्य मिला है। लोग गड्ढे में रहते थे व परिष्कृत पाषाणों व हथियारों से बने औजारों का इस्तेमाल किया करते थे। अगला है गुप्त कराल, ये भी आपका कश्मीर में ही है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कुम्हार का गुफा। यह नवपाषाणकालीन स्थल लोगों द्वारा गड्ढे में रहने, पत्थर के औजारों व कब्रिस्तानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला आपका चिरांद, चिरांद भी एक नवपाषाणकालीन स्थल है जो कि बिहार में है। यहाँ पे सींगों से बने हड्डी के औजार मिली है। अगला है नेवासा, यहाँ से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। फिर आपका कर्नाटक का पिकली है, ब्रह्मगिरी, मास्की, टेक्कलकोटा, हल्लूर, यहाँ से राख के टीले की खोज की जानकारी मिली है। तो इस प्रश्न के बारे में हम लोग शुरू में ही चर्चा कर चुके थे कि प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे, तो सही आंसर इसका होगा पत्थर से बनाए जाते थे। दूसरा आपका है प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका से प्राप्त हुए थे, तो इसका भी हम लोग देख चुके थे कि चित्रकला के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। आगे कंटिन्यू करेगा तो प्रश्न बनती है दोस्तों कि प्रारंभिक स्तंभ गर्त के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन हमारे पास है सराय नाहर राय, महादहा, संगनकलू, बुर्ज होम। इसका सही जवाब होगा सराय नाहर राय और महादहा, दोनों ए एंड बी दोनों सही होगा। दोनों जगहों पे हमें जो है स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पशुपालन प्रारंभ हुआ,
तो पशुपालन किस समय प्रारंभ हुआ था? निम्न पुरापाषाण काल में, मध्य पुरापाषाण काल में, उत्तर पुरापाषाण काल में या फिर मध्य पाषाण काल में? इसका सही जवाब होगा आपका मध्य पाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था? तो ये है थॉमसन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फुट को जाना जाता है किस को लेकर के? इतिहासकार को लेकर के, पुरातात्विद को मान करके, या फिर पुरावनस्पति शास्त्री या भूगर्भिक वैज्ञानिक? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, क्योंकि इतिहासकार भी थे वो और पुरातात्विद भी थे। ठीक है, ए एंड बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चौपानी मांडो, सराय नहर राय, महादहा, काकोरिया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महादहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल और ताम्रपाषाण काल? अब खाद्यान्न कृषि व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी? तो कृषि नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी ना। अगला हमारे पास है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है नर्मदा घाटी से मिलती है, ऑप्शन नंबर बी सही इसका जवाब है। अगला है मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? गेहूं, चावल, जौ या बाजरा? तो मानव के द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया अनाज था वो था जौ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला है हमारे पास विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वप्रथम मानव कंकाल मिली है? बगही-खोर, घघरिया, लेखैया, मुरहन्ना पहाड़? इसका सही जवाब होगा लेखैया से। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बाघ, अमरावती, भीमबेटका व अजंता? तो प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के लिए जो है भीमबेटका फेमस है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भोपाल में, पंचमढ़ी में, अब्दुल्लागंज रायसेन में और सिंगरौली में? तो इसका सही जवाब होगा रायसेन में उपस्थित आपका भीमबेटका की गुफाएं, एग्जैक्टली। ठीक है। अगला अगर हम बात करें तो अगला मेरे पास है वह स्थान कौन सा है जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है? तो अस्थायी जीवन का प्रमाण हमें जो है वो मेहरगढ़ से मिलती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। निम्न में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का भी सावधान मिला है? तो मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिली है? तो ये हमें बुर्ज होम से मिली है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्न विभागों यानी मंत्रालयों में किसका संलग्न कार्यालय है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पर्यटन विभाग, मानव संसाधन विभाग, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति विभाग के अंतर्गत ये आता है। ठीक है। प्रारंभिक भारत में अग्रहार कहा जाता था? तो ये थोड़ा सा आपका ये वैदिक कल्चर वाली सभ्यता की एक अलग प्रश्न आ गया यहाँ पे, पर कोई बात नहीं, ये भी आप लोग जान लो अगर आ गया है तो। इसका सही जवाब होगा आपका ब्राह्मणों को दी गई जो भूमि होती थी हम उसे अग्रहार कहते थे, है ना। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का उत्खनन किए थे आपका HD संकालिया, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? जुआ, घुड़सवारी, शिकार व संगीत? आप लोग यदि ध्यान से क्लास को किए होगे दोस्तों तो वहां पे हम लोग बताए थे क्या कि शिकार जो था वो आदि मानव के मनोरंजन का प्रमुख साधन था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला है भारत में खोजा गया प्रथम मानव किस प्रजाति से संबंधित है? तो भारत में जो पहला खोजा गया जो मानव था वो निग्रोहिड प्रजाति के थे। ठीक है। अगला है किस महाद्वीप को मानव जाति का पलना कहा जाता है? तो मानव जाति का पलना जो है वो अफ्रीका को कहा जाता है। ठीक है। भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कुलडीहवा, टोकवा, लहौरादेव और मेहरगढ़? तो कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला है गैरिक मृदभान पात्र नामकरण किस स्थान पर हुआ है? 4 ऑप्शन है, बिरभानपुर, अहिच्छित्र, नो, हिस्तनापुर? तो इसका सही जवाब होगा आपका हिस्तनापुर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है मनुष्य के द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? तो मनुष्यों ने सबसे पहले जो औजार बनाना सीखा वो था कुल्हाड़ी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई है? तो पुरापाषाण कालीन जो औजार है आपका वो आपका जो पल्लवरम से खोजा गया था 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। ठीक है। वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजार की खोज की? तो अभी हमें बताया दोस्तों रॉबर्ट ब्रूस फुट
ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल या फिर आद्य ऐतिहासिक काल? तो इसका सही जवाब होगा आपका पुरापाषाण काल। पुरापाषाण में कौन सा? तो मध्य पुरापाषाण काल में जो है आपका आग का आविष्कार शुरू हो जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में प्रश्न बने थे दोस्तों, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कशन किया।